हीट ऑफ रिएक्शन की बात है, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट के लिए अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं डायरेक्टली। जैसे अपन लिखेंगे ना, जैसे कार्बन है, ये ग्रेफाइट है, और इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, दैट इज एन गैसियस स्टेट, और CO2 बनाते हैं, ये भी गैस है। इसमें एनर्जी लिबरेट होता है E1, और अगर कार्बन डायमंड फॉर्म में, और फिर अपन इसको O2 से रिएक्ट करवाते हैं, मतलब कंबशन करते हैं इसका, तो भी ये CO2 बनाएगा, और एनर्जी लिबरेट होता है E2। तो अब अपन कहेंगे देख भाई, अगर रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो उसके कंबशन में एनर्जी ज्यादा यूज होगी, तो लिबरेट कम होगी। मतलब एनर्जी लिबरेटेड विल डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ सेम रिएक्शन। अपन ये बोल रहे हैं कि इसमें भी CO2 बन रहा है, इसमें भी CO2 बन रहा है, इसमें भी कंबशन है, इसमें भी कंबशन है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। ग्रेफाइट एंड डायमंड, द एलोट्रोप्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ग्रेफाइट इज thermodynamically more stable, more stable than diamond, मेरे ख्याल से ये सेंटेंस अपन पीरियोडिक टेबल से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा, इसी अपन ने काफी बार पढ़ा। यस सर। अगर ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो इसके ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी यूज होगी, तो लिबरेट कम हो जाएगी। सो एनर्जी यूज्ड टू ब्रेक bonds in graphite is more, वो ज्यादा। therefore E1 that is E2 is greater than E1, अपन ऐसा लिख सकते हैं। फिर E2 का वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि ये कम स्टेबल है, इसके बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, तो ज्यादा इजीली बर्न हो जाएगा, तो लिबरेट तो उतना ही करेगा ना भाई। CO2 के फॉर्मेशन में जितना लिबरेट होता है उतना यहाँ भी होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ है ग्रेफाइट और डायमंड में? ये कम स्टेबल है, जल्दी बर्न करेगा, तो एनर्जी भी लिबरेट ज्यादा होगी। देयरफॉर डेल्टा H, अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये हीट ऑफ रिएक्शन है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? -E1। इधर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? -E2। These are exothermic reactions। ये तो हीट ऑफ रिएक्शन है, E1 E2। एंथैल्पी लिखोगे तो वी नो दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी नेगेटिव होता है, सो एंथैल्पी डेल्टा E2 जो होगा दैट विल बी लेस देन डेल्टा H। भाई आपने कहा E1 E2 तो एनर्जी है, अगर इसमें एनर्जी मान लेते हैं 25 लिबरेट होता है, तो इसमें एनर्जी 30 लिबरेट होगा, ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि ये कम स्टेबल है। तो अगर मैं यहाँ पर -30 लिखूंगा और यहाँ पर माइनस एंथैल्पी -25 लिखूंगा, तो नो डाउट एनर्जी तो E2 बड़ा है E1 से, लेकिन डेल्टा H लिखूंगा तो डेल्टा H2 बड़ा होगा डेल्टा H से, नेगेटिव साइन है ना। डेल्टा H को तो अपन साइन के साथ पढ़ते हैं, वी नो दैट कि भाई डेल्टा H को तो अपन साइन के साथ पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। तो डेल्टा H को अपन हमेशा साइन के साथ पढ़ते हैं, राइट। तो विल राइट लाइक दिस। तो इसका मतलब है अगर एलोट्रोप्स होंगे तो भी फिजिकल स्टेट अलग अलग अज्यूम करके अपन बता सकते हैं, क्योंकि उनकी पैकिंग अलग अलग, उनके दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये डायमंड जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, जबकि ग्रेफाइट तो हेक्सागोनल होता है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर को भी अपन डिफरेंट फिजिकल स्टेट बोलते हैं, डिफरेंट फेज बोलते हैं। सिमिलरली वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल। मान लो अपन H2 गैस को रिएक्ट करवाते हैं हाफ O2 के साथ, ये भी गैस है, तो यहां पर अपन वाटर बनाते हैं, इसमें एनर्जी लिबरेट होगा E1।
किसी में भी ऑक्सीजन ऐड करोगे ना तो अपन उसे कंबशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ये कार्बन का कंबशन था या हाइड्रोजन का कंबशन। और एक बार मैंने H2 गैस को रिएक्ट करवाया हाफ O2 के साथ टू गेट H2O, लेकिन इस बार मैंने वेपर्स बनाए E2। तो इसमें डेल्टा H लिखूंगा तो डेल्टा H विल बी माइनस E1 और डेल्टा H2 विल बी इक्वल टू माइनस E2। ये होगा अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे when H2 reacts with O2, we get H2O liquid and the reaction and the energy is liberated. Energy is liberated. मतलब यहां पर एनर्जी लिबरेट हुआ। बट वी हैव टू यूज एनर्जी, we have to use energy to convert H2O liquid into H2O gas। मतलब यहां भी अपन ने जब रिएक्शन किया होगा ना तो लिक्विड H2O बना हो, फिर अपन ने एनर्जी यूज किया होगा टू कन्वर्ट द लिक्विड H2O इनटू वेपर। मतलब यहां पर इस स्टेप में तो एनर्जी लिबरेट हुआ E1, लेकिन जब आप इसे इसमें कन्वर्ट करोगे ना वेपर में, लिक्विड से वेपर, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। मतलब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो मान लो अपने पास 30 एनर्जी लिबरेट हुई, तो जब ये लिक्विड बना होगा तो 30 एनर्जी लिबरेट हुई, लेकिन जब अपन वेपराइज करेंगे लिक्विड को तो मान लेते हैं कि एनर्जी 20 यूज भी हो गई, तो फिर इसमें तो फिर 10 ही लिबरेट होगा, क्योंकि H2 और O2 को रिएक्ट करेंगे तो H2 लिक्विड बनेगा और H2 लिक्विड को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब एनर्जी यूज होगा। तो अपन बोल सकते हैं फिर कि भाई इसमें E1 विल बी ग्रेटर देन E2। हियर E1 will be greater than E2 or delta H1 will be less than delta H2. And we can say that E2, E1 minus E2 is the energy required to convert H2O liquid into H2O vapors। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है भाई। E1 एनर्जी लिक्विड तक, तो E1 इसमें भी लिबरेट होगा जब लिक्विड तक रहेगा, लेकिन जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट किया होगा तो कुछ एनर्जी यूज हो गया, जो यूज हो गया वो E1 से माइनस करके E2 कर दिया अपन। So E1 minus the energy required for conversion of liquid to vapor will be equal to E2। बिल्कुल, we can say that। तो इसका मतलब है भाई दोनों ही रिएक्शन में H2O बन रहा है, लेकिन एक में आप लिक्विड बना रहे हैं, दूसरे में वेपर, तो हीट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा। इधर प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं लेकिन रिएक्टेंट अलग अलग हैं, तो भी E1 अलग अलग होगा। तो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा कि अपन को किस स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो उससे अपन बता सकते हैं। अब यहां तो आइसोटोप यूज किए, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा स्टेबल है आइसोटोप, कौन कम स्टेबल है? तो अपन एक बात लिख लेते हैं। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एलोट्रोप, तो कार्बन में ग्रेफाइट जो होता है दैट इज मोर देन कार्बन इन अ डायमंड फॉर्म। फिर है ना, सल्फर में अपन लिखेंगे रोम्बिक सल्फर जो होता है
इज ग्रेटर देन मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक सल्फर। फॉस्फोरस में इट इज ब्लैक फॉस्फोरस। मतलब अपन ये लिख लें, सल्फर में रोम्बिक होता है, ग्रेफाइट में कार्बन में ग्रेफाइट होता है, तो ब्लैक भी होता है, रेड भी होता है और व्हाइट भी होता है। स्टेबिलिटी, elemental state of allotrope. So elemental state of allotropes. कार्बन के लिए ग्रेफाइट एलिमेंटल स्टेट है, सल्फर के लिए रोम्बिक सल्फर एलिमेंटल स्टेट है, सर मतलब मोस्ट अवेलेबल ना, जो नेचर में जैसे अवेलेबल होंगे वो होता है। हाँ सर। ठीक है ना। और फास्फोरस के लिए व्हाइट फास्फोरस होता है। तो फास्फोर एक्चुअली कार्बन और सल्फर में तो तुम देखोगे तो जो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल स्टेट है वही उसका एलिमेंटल स्टेट भी है, लेकिन फास्फोरस में ऐसा नहीं होता। फास्फोरस में ब्लैक फास्फोरस ज्यादा स्टेबल है व्हाइट से, लेकिन व्हाइट फास्फोरस एलिमेंटल स्टेट है, उसमें वो अलग है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपन को फास्फोरस से याद है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपन को फास्फोरस से याद है। कोई बात नहीं, लिखेंगे और क्या। सो दैट इज अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अपन को हर बार फिजिकल स्टेट अपन को चेक करके रखना पड़ेगा, हर बार अपन को फिजिकल स्टेट चेक करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पेज में चलेंगे। 1 मिनट ओके सर। सर। नहीं वो तो वेट करूंगा ही भाई, 1 मिनट तो देना ही पड़ेगा कम से कम लिखने के लिए। हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर इफेक्ट is explained by Kirchhoff's. So temperature effect is explained by Kirchhoff. ठीक है ना। तो we'll read that. The effect of temperature. The delta H of solution, the heat exchanger and constant pressure. The delta H of reaction changes with the change in temperature. As so dH is equal to होता है Cp into dt. आप n भी लिख सकते हो, ये इक्वेशन अपन को पहले से पता है। For chemical reactions, we'll write that
BH will be equal to delta Cp of the reaction होगा into dt होता है, where delta Cp is the heat capacity of the reaction. जो delta Cp होता है, where delta Cp is heat capacity of chemical reaction. है ना? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, केमिकल रिएक्शन, और वो ऐसे होता है. सो डेल्टा Cp ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन के लिए इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ डेल्टा Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा Cp ऑफ रिएक्टेंट. जैसे डेल्टा H में भी होता है, डेल्टा S में भी होता है, जो अपन ने लिखा होगा. अगर मुझे ऐसे गिवन होता है भाई N2 plus 3H2 will give you twice of NH3, तो डेल्टा Cp of reaction will be equal to summation of 2 into Cp of NH3 minus Cp of N2 plus 3 into Cp of H2. ये अपन को हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अमोनिया के लिए, N2 के लिए, और ये अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा. तो डेल्टा Cp अपन कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अ केमिकल रिएक्शन. विद कंप्रेशन एक्सपेंशन में क्या होता है कि मान लो अपन ने कहा कि यहाँ गैस है, CO2 गैस है, तो इसके N मोल्स है और इसकी हीट कैपेसिटी Cp है. तो फिर इसका ये CO2 है, तो कंप्रेशन एक्सपेंशन से CO2 थोड़ी चेंज होता है, वो CO2 ही रहता है. लेकिन केमिकल रिएक्शन में मेरे पास N2 था, H2 था, और बाद में क्या बन गया, NH3. तो भाई N2 और H2 की हीट कैपेसिटी NH3 के बराबर थोड़ी होगी. NH3 अलग मॉलिक्यूल है, ये दोनों अलग अलग. तो केमिकल रिएक्शन में अपन को सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी गिवन होती है, उसमें अपन को कैलकुलेट करना होता है. तो केमिकल रिएक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, NCP को डेल्टा Cp लेते हैं. उसके बाद अगर अपन टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डेल्टा H1 एट टेम्परेचर T1 होगा, डेल्टा H2 एट टेम्परेचर T2 होगा. इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो विल गेट दैट डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp इंटू T2 माइनस T1. ये आएगा अपने पास. Therefore, I can write that delta Cp will be equal to, मुझे H2 जनरली कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, H1 देंगे और टेम्परेचर T2 माइनस T1 देंगे. T1 टेम्परेचर पे डेल्टा H1 था, तो T2 टेम्परेचर पे डेल्टा H2 कितना होगा, अगर ये मुझे गिवन है तो डेल्टा Cp अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा फॉर अ केमिकल रिएक्शन. अगर अपन कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो अपन डेल्टा Cv लिखेंगे, और डेल्टा Cv होगा तो डेल्टा H की जगह कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा E कैलकुलेट करते हैं. तो डेल्टा E की बात कर लेंगे. कांस्टेंट प्रेशर में मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए हर बार अपन डेल्टा H की बात करते हैं. लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे तो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी कर सकते हैं अपन. तो अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. एक और बात मैंने पहले आपको जो बताया उसमें मैंने ये चेंज कभी नहीं बताया कि भाई डेल्टा H चेंज कैसे होगा, क्या करना होगा इन अ केमिकल रिएक्शन से. सपोज फॉर एनी अननोन सब्सटेंस, भाई मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक के लिए Cp Cv के वैल्यूज तो अपन को पता है. अननोन सब्सटेंस
we are given heat capacity at constant pressure as A2 cube, where A is a constant, and depends on nature of substance. Then the enthalpy change for the reaction the enthalpy change for the reaction is given as dH will be equal to NCP dt. तो अपन लिखेंगे dH will be equal to NCP is AT cube into dt. तो मैं इसको लिख लूंगा dH will be equal to that is NA T cube dt. तो अपन इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं डेल्टा that is H1 से H2 तक, है ना. अपन इसको ऐसे कर लेते हैं H1 at temperature T1 और H2 at temperature T2. तो इसको इंटीग्रेट करके अपन डेल्टा H लिख सकते हैं इज इक्वल टू NA, और बाकी आपको पता है क्या लिखना है, राइट ना. T2 माइनस T1 का स्क्वायर और dt मतलब वो डिफरेंशिएट करके आप लिख सकते हो, है ना. तो ये आप कर लेना, आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करना आता है. तो मुझे डेल्टा एच बताना था कि भाई डेल्टा एच आप कैसे कैलकुलेट करोगे. ये पार्ट तो आप कैलकुलेट कर लोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये पार्ट जो नंबर ऑफ मोल्स और ए जो है, ए आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो कांस्टेंट है. n is number of moles of gas, mole of substance, and a is constant dependent, वो गिवन होगा अपन को. a is a constant और वो अपन को गिवन होगा क्वेश्चन में. तो अपन सब्स्टिट्यूट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. अपन सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, है ना. तो वी कैन राइट लेट. तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. है ना, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. नाउ विल राइट, ये हो गया ना पेज कंप्लीट. तो दीज आर द थ्री फैक्टर्स जिस पे वो डिपेंड करेगा. ये फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए भाई. एक तो ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. बस ध्यान रखना है कि अगर अपन को एंथैल्पी चेंज पूछा है, जैसे वो अपन को देंगे, देख भाई 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेल्टा H1 x होता है, तो बताओ 25 पे डेल्टा H2 कितना होगा. ये क्वेश्चन गिवन होगा क्वेश्चन में, और इसको भी अगर कैलकुलेट करवाना है तो ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन देंगे वो, जिसके लिए डेल्टा H1 है T1 पे, तो T2 पे डेल्टा H2 कितना होगा. सभी के CPs अपन को गिवन होंगे, अपन सब्स्टिट्यूट करके ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे ये वैल्यू डेल्टा CP. अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा तो अपन कैलकुलेट करके बता देंगे. इसके बाद ये वाला पार्ट वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया नहीं. अभी थर्मोकेमिस्ट्री में मैंने कहा चलो थोड़ा सा, अगर कोई अपन को देता है, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, वो उनकी मर्जी, बट अगर कोई कांस्टेंट यूज करेंगे तो वो देंगे. नेक्स्ट वी कैन राइट इज heat exchange in different process. सर बस एक सेकंड के लिए पीछे का पेज दिखाओ ना. ठीक है. तो अब अपन को डिफरेंट प्रोसेस में हीट एक्सचेंज पढ़ने होते हैं. अलग अलग प्रोसेस होंगे उसमें. हाँ सर, हो गया. अरे बाप रे, कितना जोर से बोलता है यार कोई. चलो, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं.
तो अपन कहेंगे, जैसे अब अपन लिखेंगे हीट ऑफ कंबशन. कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है. किसी को भी बर्न करोगे तो ऑब्वियसली बात है, इट विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो द एनर्जी लिबरेटेड when 1 mole of any substance is completely burnt, or oxidized with oxygen is called heat of combustion. तो अपन एग्जांपल लेते हैं. मान लो मुझे ऐसे गिवन है और इसको रिएक्ट करते हैं ये गैस के साथ, ऐसे लिखते हैं तो ये CO2 गैस बनाएगा. तो इसमें जो भी एनर्जी लिबरेट होगा उसको अपन हीट ऑफ कंबशन कहेंगे एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर. ये नॉट लगाने का मतलब है टेम्परेचर इज 298 केल्विन, तो ये -E1. Heat of combustion is always an exothermic process. अगर मैं सल्फर को, कोई भी सल्फर हो, रोम्बिक हो या कोई भी सल्फर हो, अगर उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा तो आई विल गेट SO3 प्लस E2 मिलेगा मुझे, और डेल्टा H0 जो भी होगा वो हीट ऑफ कंबशन होगा. सो सर आपने डेल्टा एच नॉट का क्या वैल्यू बोल रहा था? डेल्टा H0 का मतलब है टेम्परेचर 298 केल्विन है. नॉट लगाएंगे तो 298 केल्विन होगा. अगर CH4 है, O2 से रिएक्ट करता हूं, I'll get CO2 plus H2O. बैलेंस कर लेंगे, ट्वाइस कर देते हैं. तो इसमें जो एनर्जी लिबरेट होगा उसको भी मैं हीट ऑफ कंबशन बोलूंगा, दैट इज -E3. अगर मेरे पास नाइट्रोजन है और मैंने इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, इट गेट कन्वर्ट इनटू NO. एनर्जी लिबरेटेड इज E4. डेल्टा H0 कंबशन -E4 बोलूंगा क्या, तो अपन कहेंगे ये नहीं है, E4 इज नॉट हीट ऑफ कंबशन. कंबशन हीट क्यों नहीं है? आपने O2 से रिएक्ट तो करवाया है इसमें, और गैस उस लिखा हुआ है, आपने बैलेंस भी किया है, सब कुछ किया है. तो अपन कहेंगे देखो, मैं इसको हीट ऑफ कंबशन इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आप इस पार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो. इस पार्ट को फॉलो क्यों नहीं किया? क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है. मैं अगर SO2 लिखता तो फिर मैं यहां पर इसको हीट ऑफ कंबशन नहीं लिख पाता. कंप्लीटली का मतलब है अगर कोई एलिमेंट है तो उसका कंप्लीट कंबशन का मतलब है उसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए. दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन. यू कैन राइट द कंप्लीटली ऑक्सीडेशन. समझा नहीं. N2 को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज तभी करेंगे जब नाइट्रोजन +5 स्टेट में जाएगा. मतलब नाइट्रोजन इससे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकता. कंप्लीट कंबशन का मतलब है कि वो एलिमेंट या वो कंपाउंड उससे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकता. उसको मैक्सिमम ऑक्सीजन से उसको बर्न करो तो उससे जो एनर्जी लिबरेट होगा उसको कहते हैं हीट ऑफ कंबशन. अगर मैक्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ही वो नहीं, हीट. मैंने X नंबर की बात ही नहीं की. नो, मैंने कहा नाइट्रोजन को बर्न करो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन डाल के, कि इससे ज्यादा ऑक्सीजन वो ले ही नहीं सकता. देन इट इज कॉल्ड भाई 5/2. मतलब नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो 5 से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकता है. N2O5 से मैं यही बना सकता, कभी ये नहीं बना सकता. ये 5 से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं आ सकता इसके पास. ये आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज.
मतलब किसी को भी बर्न करो, उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन जितना वो ले सकता है उतना दे दो। पता कैसे चलता है कि मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन ले लेगा? उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। देन इट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन। तो इसमें जो एनर्जी लिबरेट होगा दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन। नाइट्रोजन इससे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकता, मैक्सिमम ऑक्सीजन ये इतना ही ले सकता है। सो -E5 इज हीट ऑफ कंबशन। किसी के लिए भी लिख सकते हैं, पर हाइड्रोजन को अगर बर्न करेंगे, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो फिर एनर्जी लिबरेटेड इज E6 मान लो, तो डेल्टा H0 को मैं E6 लिख सकता हूं क्या? हीट ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये भी नहीं लिख सकते, गलत है ये। क्योंकि आपने कहा था डेफिनेशन से कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, और यहां तो आप 2 मोल्स ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 मोल के लिए आधा कर दो, अब तो कर लो ना आधा, ये हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन। भाई ये तो आपको 1 मोल की जगह आपने 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया ना, जबकि बाय डेफिनेशन यू आर राइटिंग कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। उस रिएक्शन से जो एनर्जी लिबरेट होगा दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन। यहाँ तो 2 मोल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया आपने, तो ठीक है, 1 मोल से कितना एनर्जी लिबरेट होगा? E6 डिवाइड बाय 2 कर लिया, दैट इज हीट ऑफ कंबशन। तो इधर जो डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे ना, उसमें अपन को ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये डेफिनेशन बताता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हीट ऑफ कंबशन। ऐसा नहीं है किसी को भी बर्न करो, कितना भी हो, कंबशन कर दो, हो गया हीट ऑफ कंबशन, नहीं। बाय डेफिनेशन जो लिखा हुआ है वही करना है। 1 मोल को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, जितना वो ऑक्सीजन मैक्सिमम कंज्यूम कर सकता है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, उससे जो एनर्जी लिबरेट होगा दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन। नेक्स्ट करेंगे। सर जो ये डेल्टा H नॉट में टेम्परेचर इक्वल टू 298 केल्विन होता है, वो सबके लिए या फिर सिर्फ हीट ऑफ कंबशन के लिए? नहीं, जिसमें नॉट लगा होगा उन सब के लिए, चाहे डेल्टा H0 लिख, डेल्टा G0 लिखो, डेल्टा S0 लिख, H0 लिखो, डेल्टा S0 लिखो, डेल्टा U0 लिखो, कुछ भी लिखो, T विल बी 298। अगर आपने नॉट लगाया तो 298, नॉट मत लगाओ तो कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है सभी केसेस। Next page. Heat of formation. The energy exchange. आपने यहाँ पर एनर्जी लिबरेटेड नहीं लिखा, हाँ, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक भी हो सकता है। When 1 mole of any substance is formed from its element, in elemental state, it's called heat of formation. चलो देखते हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, CO2 को फॉर्म करता हूं 1 मोल, और मैंने इसमें एलिमेंट यूज किया, तो अब अपन कहेंगे सर इसमें ना अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए तो इसका एलिमेंटल फॉर्म लेना पड़ेगा। मतलब या तो मैं अज्यूम करूं कि वो ग्रेफाइट है क्योंकि सॉलिड लिखा आपने, तो अगर सॉलिड लिखोगे तो मैं अज्यूम भी कर सकता हूं कि वो ग्रेफाइट था।
लेकिन अगर आप ग्रेफाइट लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो एलिमेंटल फॉर्म है कार्बन का, जिसके एलोट्रोप होते हैं उसके एलिमेंटल फॉर्म बताया मैंने आपको। तो इसमें जो एनर्जी लिबरेट होगा ना, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन में मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकता हूं, हीट ऑफ कंबशन भी बोल सकता हूं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन भी बोल सकता हूं। भाई डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन तो किसी भी रिएक्शन के लिए बोल सकते हो ना, एनी रिएक्शन, एनी एनर्जी एक्सचेंज इन द रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। कंबशन, हाँ तो आपने 1 मोल ऑफ कार्बन को कंबशन किया ना CO2 में, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया ना, कंबशन भी बोल सकता हूँ। और फॉर्मेशन, हाँ तो आपने 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को उसके एलिमेंट से बनाया ना, इसलिए आप उसको फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। अच्छा ठीक है, मेरे पास वैसे भी बने, मुझे ये बनाना है 1 मोल H2SO। अब बताओ कैसे बनाऊं? तो अपन कहेंगे देख भाई इसमें H2 एलिमेंट चाहिए गैसियस स्टेट, सल्फर चाहिए, सल्फर के तो एलोट्रोप होते हैं तो आपको रोम्बिक लेना पड़ेगा, और ऑक्सीजन आपको वाइज ऑफ O2 लेना पड़ेगा गैसियस स्टेट में, और एनर्जी लिबरेट हुआ E2। तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू -E2। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स थे, तो मैं इसको डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बोल सकता हूँ। सो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन हो गया। मैं इसको डेल्टा एच ऑफ कंबशन किसका बोलूं, सल्फर का या हाइड्रोजन का? इसलिए मैं कंबशन नहीं बोलूंगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, या तो 1 + 1, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी है और 1 मोल ऑफ सल्फर भी है, तो अपन ये नहीं बोलेंगे, बिकॉज वहां पर सल्फर भी है और H2 भी है। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के लिए ही डेफिनेशन होता है, या तो दोनों 1 मोल है, तो नहीं बोल पाऊंगा, या तो सल्फर होना चाहिए था या फिर H2 होना चाहिए था। और यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन तो किसी भी रिएक्शन के लिए बोल सकता हूँ, एनर्जी एक्सचेंज इन एनी रिएक्शन इज कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। अच्छा ठीक है, फिर ऐसे लिखते हैं। अगर अपन कहेंगे मेरे पास मुझे Fe2O3 बनाना है तो मैं Fe लिखूंगा सॉलिड, और O2 लिखूंगा गैस, और मुझे ये लिखना पड़ेगा। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसका 1 मोल बनाना है। अब इसके बैलेंसिंग में मुझे इसको 3/2 लिखना पड़ेगा। रिमेंबर दैट अपन किसी भी फॉर्मेशन रिएक्शन में फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिखता हूं फ्रैक्शन। तो अगर फ्रैक्शन नहीं लिखूंगा तो मुझे इसको 3 लिखना पड़ेगा, तो इसको 2 करना पड़ेगा, और इसको 4 करना पड़ेगा। अब होगा क्या, यहां पर एनर्जी एक्सचेंजेस E3, तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जो होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू -E3/2 करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के लिए होता है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, पर मोल इसका वैल्यू गिवन होता है। तो मैं इसको डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन तो लिख सकता हूं, डेल्टा एच ऑफ कंबशन भी लिख सकता हूं, और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन तो लिख ही सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो कंबशन क्या होगा, तो मैंने कंबशन जो लिखूंगा ना वो E3/4 लिखूंगा, जैसे इसको लिखा ना आपने -E3/2, वैसे मैं इसको -E3/4 लिखूंगा। 4 क्यों, आपने कहा था 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद ऑक्सीजन, यहां तो आपने 4 मोल Fe लिया हुआ है, उससे E3 लिबरेट हो रहा है, तो 1 मोल से कितना होगा, डिवाइड बाय 4। ये तो हीट ऑफ रिएक्शन है, ये तो सभी में हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन तो 1 मोल बनाना है ना, और ये एनर्जी कितने मोल्स के लिए है,
कितने मोल के फॉर्मेशन के लिए? 2 मोल्स का। 2 तो फिर 1 मोल के लिए कितना होगा? E3 minus E3/2. मैंने भी अपना भी यही किया। तो मेरे तुम लोग डेफिनेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं। अब मतलब जो भी डेफिनेशन लिखूं उस पे अपन को डेफिनेशन पे अच्छे से ध्यान देना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितने आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी होती है कि यार व्हाट इज बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलता है अपन से, उसके हिसाब से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अपन को डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अगर गिवन होता है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, और अपन से कहते हैं डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बताओ, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी एक्सचेंज, तो अपन क्या कहते हैं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अगर गिवन है तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो फॉर्मेशन आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का मतलब E3, इसको थोड़ी चेंज करेगा अपन कुछ। एनर्जी एक्सचेंज इन एनी रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, सो एनर्जी एक्सचेंज इन एनी रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो अगर फॉर्मेशन चाहिए होता तो अपन को E3/2 करना पड़ता ना, तो इसको कर देते। ठीक है, अब ऐसे ही अपन लिखेंगे दैट इज हीट ऑफ सब्लिमेशन। Sublimation is an endothermic process. The energy required to convert 1 mole of any substance from solid state to gaseous state. सबको पता है, विदाउट मूविंग इन द लिक्विड स्टेट, सीधा सॉलिड को गैस में लेके जाना होता है। The energy required to convert 1 mole of any substance from the solid state to gaseous state above its boiling point. That is called heat of sublimation. तो अगर मेरे पास सपोज एग्जांपल लेना है अपन, मेरे पास आइस है, सॉलिड होता है, इसको अपन को वेपर में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, दोनों ही वाटर है, ये भी वाटर है, अपन को पता है ये भी वाटर है। सब्लिमेशन में केमिकल रिएक्शन थोड़ी होगा, ओनली द फिजिकल स्टेट चेंजेस। तो अपन क्या करेंगे, अगर अपन ने कोई पैन है अपने पास, उसको गर्म करें अपन 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, और इस पे आप आइस क्यूब रख दो, तो ये मेल्ट नहीं होगा, ये सीधा वेपर में जाएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये मेल्ट नहीं होगा, सीधा वेपर। तो अगर किसी सॉलिड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी अबव हीट करोगे तो फिर वो मेल्ट नहीं होता है, मेल्ट तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा या बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन अबव बॉइलिंग पॉइंट वो सीधे गैसियस स्टेट में जाएगा। दैट एनर्जी इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। वो कोई भी सॉलिड हो सकता है ना, वो कोई भी सॉलिड हो सकता है। अगर कभी कभी अपन को ऐसे भी गिवन होता है, कार्बन सॉलिड है, कन्वर्ट करेंगे कार्बन गैस में, इसमें भी एनर्जी यूज होगा, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, इसमें भी डेल्टा एच इज पॉजिटिव। सो एंड अपन एनर्जी रिक्वायर्ड ही लिखवा है, एक्सचेंज का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ऐसे है कि भाई अपन को ऐसे गिवन है, H2O लिक्विड है, 1 मोल और H2O वेपर में कन्वर्ट करना है, तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ग्रेटर देन 0 होगा, ऑब्वियसली बात है, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन।
इसके लिए ये 1 मोल होगा, मतलब बैलेंस तो है ही, लेकिन अपन ये बता सकते हैं कभी कभी कि ना इसमें इसके लिए डेल्टा एनजी विल बी इक्वल टू 1, इसके लिए भी डेल्टा एनजी विल बी इक्वल टू 1, इसके लिए भी डेल्टा एनजी विल बी इक्वल टू 1। ये भी 1 होगा और डेल्टा एनजी इसके लिए भी 1 होगा। दैट इज हाउ वी कैन राइट द हीट ऑफ सब्लिमेशन। मैं शायद हीट ऑफ सब्लिमेशन बताता भी नहीं हूँ, सबको पता होता है, तो इतना स्पेस था इसके नीचे इसलिए बता दिया। अब मुझे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताना है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन अपन को हीट ऑफ फॉर्मेशन से आएगा, हीट ऑफ कंबशन से आएगा और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से आएगा। दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, 2 मिनट रुक जाते हैं, तुम लोग लिख लो, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ फिर। हो गया सर। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, the energy exchange when one equivalent of acid is completely neutralized with one equivalent of base. When any strong acid is neutralized with strong base, then it is always exothermic. It is always exothermic. No? सर आपने क्या लिखा, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एक्सो लिखा है तो अपन को पता ही रहता है। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड को अपन स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज करता है ना, जब भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को अपन स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज करते हैं ना, तो वी गेट दिस and the energy is liberated.
kilocalories. Delta H of reaction is minus 13.7 kilocalories. It's exothermic reaction. मतलब जब अपन स्कूल में न्यूट्रलाइजेशन करते हैं ना एसिड बेस का मतलब टाइट्रेशन करते हैं, जब अपन टाइट्रेशन करते हैं ना तो उस टाइम पे उस वो बीकर में एनर्जी लिबरेट होता है, और एनर्जी लिबरेट करने से एनर्जी लिबरेट होता है, और एनर्जी लिबरेट होने से वो बीकर जो है वो हीट अप हो जाता है, बीकर जो है वो हीट अप हो जाता है। ठीक है, इट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज करोगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा और इतना एनर्जी ऑलमोस्ट लिबरेट होगा। ये 13.67 होता है, मैंने उसको 7 ही ले लिया, ठीक है, चलेगा। If any of the acid or base और both भी हो सकता है is weak, then energy liberated is less than 13.7 because some energy is used for ionization of weak acid or base. Weak acid or base. Some energy is used for ionization of weak acid or base. तो अगर मैं जिस एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास एसिटिक एसिड है, मैं इसको Na से न्यूट्रलाइज करता हूँ, ये वीक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये तो नहीं भी लिखते जब भी चलता, तो मुझे सॉल्ट मिलेगा सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, और एनर्जी लिबरेट हुआ इसमें मान लेते हैं 11.5 किलो कैलोरीज। देन आयनाइजेशन एनर्जी, भाई इतना एनर्जी कम क्यों हो गया? 13.7 आता है ना एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से, तो कम इसलिए हो गया बिकॉज इनका जो डिफरेंस था, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, आना चाहिए था इतना, आया इतना, तो इनका जो डिफरेंस है ना, दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। तो आयनाइजेशन या डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड require 13.7 minus 11.5, तो अपन देख लेते हैं भाई, किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। राइट, तो ये जो वीक एसिड था, इसको डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी यूज हो गई? 220 किलो कैलोरीज। कभी कभी अपन का आश्चर्य क्यों ना सकता है। The energy liberated on neutralization of
acetic acid with NaOH is 11.5 kilocalories, whereas the energy liberated for reaction of ammonium hydroxide with HCl is 12 kilocalories. Calculate the energy liberated when ammonium hydroxide is neutralized with acetic acid. तो आंसर के लिए अपन से पूछा गया है कि अगर मैं एसिटिक एसिड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करूं तो अमोनियम एसिटेट बनेगा प्लस वाटर। तो बताओ कितनी एनर्जी लिबरेट होगी यहाँ पर। तो डेल्टा एच कितना होगा वो पूछा है। देख अपन को एक बात पता है कि होना तो चाहिए था 13.7, होना तो चाहिए 13.7, लेकिन इसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना है। तो अपन कहेंगे भाई कितना लिबरेट हो रहा था इसमें 11.5, तो 13.5 इसमें इन दोनों में जब रिएक्शन होगा तो कितना लिबरेट हो रहा है 11.5, तो 13.7 से माइनस करूंगा तो 2.2 हो गया। और इसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना है तो अपन कहेंगे कितना लिबरेट हो रहा था 13.7 आना चाहिए था इन दोनों के रिएक्शन से, ये बेस और एसिड के रिएक्शन से 13.7 आना चाहिए। कितना आ रहा है 12 किलो कैलोरीज, मतलब इसका आयनाइजेशन एनर्जी हो गया 1.7। तो टोटल आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो गया 3.9, माइनस कर दो 3.9, लो भाई 9.8 आएगा ये, हो गया भाई। अगर दोनों स्ट्रांग होते तो ये आयनाइज में करने की जरूरत नहीं पड़ती ना फिर, लेकिन ये भी वीक एसिड है और ये वीक बेस है, तो भाई इसको भी आयनाइज करना पड़ा, इसको भी आयनाइज करना पड़ा। तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी कितना देना है, तो आपने डाटा ये दिया था, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपन को पता है, एग्जांपल में दिया ना आपने यहाँ कि अगर कोई दोनों में से कोई एक वीक है तो कितना एनर्जी लिबरेट हो रहा है, तो उसके हिसाब से अपन ने माइनस कर दिया। ऐसे ही इसमें वीक बेस है और स्ट्रॉन्गर एसिड है, उससे 12 किलो कैलोरीज होता है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग था, तो इसका आयनाइज करने में कितना एनर्जी यूज हो रहा है 13.7 माइनस 12 1.7। तो जब एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे तो दोनों वीक है, तो इसको भी आयनाइज करना पड़ेगा, इसको भी आयनाइज करना पड़ेगा, तो
एनर्जी एनर्जी आनी चाहिए थी तो इतनी, लेकिन दोनों को आयनाइज करने के लिए इतना एनर्जी यूज हो गया। तो टोटल कितना बचा हुआ है वो देख। That is what we get. किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं, ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलता है। फॉर अभी खत्म नहीं हुआ है। फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डाइप्रोटिक एसिड। देख भाई, एक H प्लस आइन को अगर एक OH नेगेटिव आइन से रिएक्ट करवाया जाए तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो उसके लिए एनर्जी लिबरेट होता है 13.7। लेकिन अभी तो आप 2H प्लस आइन को रिएक्ट करवा रहे हैं। 2H प्लस आइन को अगर 2 NaOH के साथ 2 OH माइनस आइन के साथ रिएक्ट करोगे तो एनर्जी लिबरेट भी डबल होगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 14 ना 26, 27.4 ये एनर्जी लिबरेट होगी। तो अगर मैं H2SO4 की जगह कोई वीक एसिड ले लेता हूं, if we take weak acid H2C2O4, इसको NaOH से रिएक्ट करवाता हूं तो सोडियम ऑक्सलेट बनेगा और ट्वाइस ऑफ H2 बनेगा। अब जो एनर्जी लिबरेट होगा क्योंकि वीक है तो 27.4 से कम होना चाहिए। चलो 24 ले लेते हैं। Delta H will be minus 24 kilocalories, no doubt, but ionization energy of H2C2O4 that will आना चाहिए 27.4, but आ रहा है 24, मतलब 3.4. This is the ionization energy. This is the ionization energy. मतलब डाइप्रोटिक एसिड के लिए भी पूछ सकते हैं हमसे वो, अगर एक प्रोटॉन को एक H पॉजिटिव को एक OH नेगेटिव से रिएक्ट करो तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो 13.7 आता है। तो अगर 2H प्लस आइन को 2H से रिएक्ट करेंगे तो टोटल एनर्जी 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे तो ट्वाइस कर लेंगे। डेल्टा H इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से होगा। तो हमारे लिए बाय डेफिनेशन 13.7 तब आता है जब एक प्रोटॉन को एक OH से रिएक्ट करो। ये तो 2 प्रोटॉन को 2 OH से रिएक्ट कर रहे हैं। HF इज अ वीक एसिड, मैं उसे NaOH से न्यूट्रलाइज करूंगा तो मुझे NaF मिलेगा और H2O मिलेगा। This is a weak acid and this is a strong base. So energy liberated is 14.7 kilocalories and delta H of reaction is minus 14.7 kilocalories. अपन कहेंगे सर अभी तक तो आप बोलते, अब इसे नोट लिख लो, एक्सेप्शन लिख लो, हमें करनी पड़ेगा। भाई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसको आयनाइज करने के लिए एनर्जी यूज होगा ना, तो फिर लिबरेट 13.7 से ज्यादा बता रहे हो आप तो। हाँ तभी तो एक्सेप्शन में लिख रहा हूं।
नहीं, ऐसा हुआ क्यों कि ये ज्यादा लिबरेट हो रहा है जबकि उसको आयनाइज करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी? यही एक एक्सेप्शन है जिसमें ये होगा, बाकी किसी केस में नहीं यूज करना। इसलिए मैंने नोट भी लिखा, मन लगा ऐसा ना गड़बड़ करो तो एक्सेप्शन भी लिखा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज F minus HF is less than the energy liberated due to hydration of F negative। मतलब इसको जितना आयनाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा F नेगेटिव के हाइड्रेशन से एनर्जी लिबरेट हो जाती है। भाई एक H प्लस आइन को एक OH से रिएक्ट करोगे तो 13.7 आएगा। एक OH को, मतलब अपन जब ऐसे करते हैं, एक H प्लस आइन को एक OH माइनस आइन से रिएक्ट करेंगे और वाटर बनेगा, तो जो एनर्जी लिबरेट करेगा वो 13.7 है इन दोनों के रिएक्शन से। अब ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा था, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा था। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने कहा देखो भाई यहाँ पर तो वीक एसिड है तो इसको आयनाइज करने के लिए एनर्जी यूज होना चाहिए। मान लेते हैं एनर्जी यूज हुआ 5, लेकिन इसके हाइड्रेशन से लिबरेट हो गया 6, तो ओवरऑल तो 1 किलो कैलोरीज ज्यादा ही लिबरेट हुआ ना फिर तो भाई। तो आयनाइज होने के बाद H प्लस आइन तो OH से रिएक्ट करेगा ही करेगा, तो जब भी H प्लस आइन OH से रिएक्ट करेगा तो 13.7 तो आएगा। लेकिन जितना एनर्जी इसमें इसके आयनाइज के लिए यूज हो रहा है उससे ज्यादा लिबरेट हो रहा है F नेगेटिव के हाइड्रेशन से। हाइड्रेशन मतलब इंटरेक्शन विद वाटर। यही एक एक्सेप्शन है जिसमें 13.7 से ज्यादा एनर्जी लिबरेट होता है इवन दो HF इज वीक। और रीजन अपन यही लिखेंगे, अगर अपन से पूछेंगे कि व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस, तो अपन बताएंगे भाई इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ F नेगेटिव। ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब बाकी क्वेश्चंस आपको डेफिनेशन से ही सॉल्व करने पड़ेंगे। भाई बाकी क्वेश्चन में अपन कैसे आ सकते हैं, अपन को पता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन Q विल बी इक्वल टू, कभी कभी अपन से पूछ सकते हैं ना वो, बताओ अगर इतनी एनर्जी लिबरेट हुई है तो कितना टेम्परेचर राइज हुआ होगा। तो अपन कहेंगे आप मुझे स्पेसिफिक हीट दे दो वाटर की और मास दे दो कि कितना मास है वाटर का। लेकिन अपन एक बात याद रखेंगे, इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होना चाहिए, वो गलती कर जाते हैं। ऐसे इज अ स्पेसिफिक हीट देयर। वो Q इजिकल टू एमएसटी पढ़ा ना अपन ने, मेरे ख्याल से 10th क्लास में ही पढ़ते हैं अपन, और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कैलोरीमेट्री। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी अपन से, वैसे तो फिजिक्स में ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैलोरीमेट्री से रिलेटेड, लेकिन अगर दिया तो अपन बता देंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन देंगे तो बताएंगे। दिस इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब एक नेक्स्ट लिखते अपन है, नेक्स्ट होता है हेस लॉ। हेस लॉ मतलब अपन पढ़ेंगे दैट इज द एनर्जी of any reaction will remain same no matters the reaction is carried out in single step or in different steps, in more than one step। कोई different हो गया, more than one step।
एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अपन ने कहा भाई कार्बन है सॉलिड और इसको रिएक्ट करता हूँ O2 के साथ गैसियस स्टेट, ये CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें एनर्जी लिबरेट हो रहा है 93.4 किलो कैलोरीज पर मोल। अब एक बार मैंने ऐसे लिखा हुआ है, कार्बन सॉलिड है, इसको हाफ O2 से रिएक्ट करता हूं तो बनेगा CO। एनर्जी लिबरेटेड इज X। और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट किया हाफ O2 के साथ तो विल गेट CO2 एंड द एनर्जी लिबरेटेड इज Y। नाउ व्हाट वी कैन डू, अगर इन दोनों स्टेप को ऐड कर दिया जाए, क्योंकि अब 2 स्टेप में रिएक्शन किया आपने, दोनों में बनाया CO2, तो मैं कहूंगा भाई देख दोनों को ऐड करोगे तो व्हाट यू गेट, दैट इज O2 विल गिव यू CO2 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो एनर्जी इसमें लिबरेट होगा वो X + Y होगा, मतलब X + Y विल बी इक्वल टू 93.4। आप रिएक्शन को एक स्टेप में करो या रिएक्शन को अलग अलग स्टेप में करके सेम प्रोडक्ट बनाओ, आप चाहे एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बना लो या डिफरेंट स्टेप करके प्रोडक्ट बनाओ with the same reactant, the energy exchange in both the process will be same। तो अपन कहेंगे इसके तो अपन ने काफी सारे एप्लीकेशंस पढ़े। बॉन-हेबर साइकिल इन केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में तो काफी पढ़ा हुआ है अपने, बॉन-हेबर साइकिल में काफी पढ़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता वो लेटिस एनर्जी वाला पार्ट फिर से बताना चाहिए मुझे। बॉन-हेबर साइकिल में सोडियम सॉलिड है, क्लोराइड गैस है, NaCl सॉलिड बनेगा, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन होगा, ये अपन को गिवन होगा। अब इसको एक स्टेप में लिखो या अलग अलग स्टेप में लिखो, कि पहले मैंने सोडियम को सोडियम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया, फिर सोडियम गैसियस स्टेट को सोडियम गैसियस आयन में कन्वर्ट किया, पहले मैंने Cl को Cl गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से Cl- गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया, अब दोनों को कंबाइन करके मैंने NaCl बनाया। तो यहाँ पर डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन लिखेंगे, ये डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन है, ये डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन है, ये डेल्टा H ऑफ बॉन्ड एनर्जी है, ये डेल्टा H ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड डेल्टा H ऑफ लैटिस एनर्जी है, जो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत पढ़ा हुआ है। Al2O3 का फॉर्मेशन, मतलब बहुत सारे रिएक्शन अपन ने पढ़े इसमें, ये फॉर्मेशन ऑफ NaCl है। तो अपन ने लिखा हुआ है कि डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl ना, that will be equal to delta H of sublimation plus delta H of ionization plus delta H of bond energy plus delta H of electron gain enthalpy plus delta H of lattice energy. That is what we get. This is Hess's law. अब इसमें एक और होता है, जैसे मान लो अपन को लैप्लेस लॉ है, अगर मान लो मेरे पास ऐसे है, सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सर ये 6 होगा ना? हाँ कोई नहीं, वो एग्जांपल ही लिख रहा हूँ उसका, ये 1 है वो 2। अच्छा ओके। भाई अपन इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो Cl इन गैसियस स्टेट ऐसे बन जाएगा, द एनर्जी लिबरेटेड इज, है ना, 349.5 मतलब 350 हो गया किलो जूल्स पर मोल। देन Cl माइनस साइन इन गैसियस स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन को छीनोगे
अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मतलब एक तरीके से उसको आयनाइज कर रहे हैं, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी टू कन्वर्ट इट इनटू सील्ड gaseous state plus electron। मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में जितनी एनर्जी लिबरेट होगी ना, और बैकवर्ड रिएक्शन में उतनी एनर्जी यूज हो जाएगी। दैट इज लैप्लेस लॉ। उसको अपन लैप्लेस लॉ बोलते हैं। इसको अपन लैप्लेस लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर एक मिनट, हो गया सर। अब 6th पॉइंट, रेजोनेंस एनर्जी। द एनर्जी लिबरेटेड due to intermixing of atomic orbitals. The energy liberated due to the intermixing of atomic orbitals in a molecule. So molecule gain extra stability. तो अपन एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। जब अपन को बेंजीन का फॉर्मेशन करना है ना, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। जब अपन 6 कार्बन को 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, एलिमेंट्स है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो वी गेट बेंजीन। और इसके फॉर्मेशन में सपोज एनर्जी लिबरेट होता है x किलो जूल्स। नाउ
due to intermixing of atomic orbitals. So why kilojoule of energy is liberated? Then this is without resonance. X plus Y kilojoule is energy liberated with resonance. मतलब अगर इसमें रेजोनेंस कंसीडर करूंगा ना इनका इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल तो टोटल एनर्जी कितना लिबरेट होना चाहिए x plus y. तो मैं 6 carbon solid plus 3H2 gas will give us benzene. X plus y kilojoules is liberated. Therefore, Y is called resonance energy. अब रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करें? तो कई बार अपन ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं. देख, मतलब वी आर जस्ट राइटिंग एक एक्सपेरिमेंट टाइप लिखते हैं अपन. अगर मेरे पास ऐसे मॉलिक्यूल है और इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करता हूं तो ये बनेगा और एनर्जी लिबरेट हुआ 28 किलो कैलोरीज पर मोल. बट अगर हम बेंजीन को ले लें, अगर एक बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए इतना एनर्जी लिबरेट होता है तो 3 बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए अपन कहेंगे 28 into 3 यूज होना चाहिए. Must be used. But the energy required for reduction of benzene is, इसको कैलकुलेट कर लेता हूं पहले है. $120 kilojoules. Then the resonance energy is benzene is 120 minus 86. नहीं 36 था सर. रुक जाओ, मतलब माइनस करने की बात कर रहा था मैं. 36 हाँ सर. इधर कैलोरीज लिया, इधर भी कैलोरीज लिखना चाहिए मुझे. So this is the resonance energy. This is what we call the resonance energy. ये विदाउट ये विदाउट रेजोनेंस ही था. रेजोनेंस कंसीडर करेंगे तो फिर अपने पास y भी लेना पड़ेगा ना. ये रेजोनेंस एनर्जी होता है. तो किसी भी मॉलिक्यूल में the extra stability gained by the molecule due to the mixing of orbital is resonance.
The energy liberated in that process is called resonance energy. That is how we calculate the resonance energy. So अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, अगर अपन देखें this is delta H observed and this is delta H theoretically. theoretically तो कितना लगना चाहिए 3 बॉन्ड के लिए 84, लेकिन जब हमने यूज किया तो हमको 36 ज्यादा यूज हो रहा है बेंजीन के रिडक्शन में, तो उनका जो ज्यादा लग रहा है वो रेजोनेंस एनर्जी की वजह से, क्योंकि बेंजीन में 36 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। तो जब इसको रिड्यूस करना है तो पहले इसके रेजोनेंस फिनोमेना को ब्रेक करो 36 देके, उसके बाद रिडक्शन करो। That is how the resonance energy is. This is the concept of resonance energy and the thermochemistry. The thermochemistry and the thermodynamics is over. The thermochemistry and the thermodynamics is over. Okay, sir. ठीक है भाई, अब आप अपने जीओसी के जो डाउट्स थे ना कल जो बचे हुए थे वो बता दो, क्या बचा हुआ था। जीओसी 1 में अपन कुछ कर रहे थे ना डिस्कस, अपन ने शायद पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 3 बचा हुआ है बस। सर ये चैप्टर हो गया खत्म? खत्म हो गया चैप्टर, कल मॉर्निंग में डाउट्स करेंगे। सर डाउट्स नेक्स्ट में मतलब कर सकते हो क्योंकि आज ही टर्मिनल खत्म हुआ है इनका, सो होमवर्क हुआ नहीं है थर्मोडायनेमिक्स का। तो फिर कल क्या पढ़ोगे? जो भी है सर पी ब्लॉक। चलेगा। हाँ सर चलेगा चलेगा। ओके सर। तो अभी तुम ओसी का जो डाउट्स था ना वो पूछ लो, क्योंकि अब अपन नया टॉपिक तो शुरू नहीं कर सकते अभी। अपना एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 बचाया था ना जीओसी 1 का, तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 देख यस लेते हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 अब बता दो मुझे। पार्ट 2 अपन कल कर चुके थे, पार्ट 1 अपन को करना था। सर पार्ट 2 बाकी है और एक्सरसाइज 2 भी। पार्ट 2 भी बाकी है, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 और एक्सरसाइज 3। नहीं वो तो हो गया था ना। नहीं सर, किसी और बैच में हुआ है। अरे यार तुम लोग तो बड़े शैतान हो यार, मतलब किसी और बैच में हुआ है, कोई बात नहीं। तो अपन एक्सरसाइज 2 का फिर पार्ट 2 ही करते हैं। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 वही पहले करेंगे। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में कौन सा है? 2, 5 और 6। और किसी का डाउट है तो बोलो। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन शो स्पीसीज कैन शो रेजोनेंस। हाँ ठीक है। सर ये मैंने एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का भेजा है। अभी तुम लोग बोल रहे हो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 भी बचा हुआ है। बचा है। तो पहले एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 भी बचा हुआ है, तो पहले पार्ट 1 बताओ फिर पार्ट 2 करेंगे। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन बताओ। पार्ट 1 का क्वेश्चन बताओ भाई। 8 और 10, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 4, 14, 22, 4, 14, 22, 20, 26, 25। अब ऐसे नहीं करना, सब पूछ रहे तो मैं भी पूछूंगा,
और किया नहीं 24। चलो भाई हो गया, तो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से ही शुरू करते हैं। फोर्थ वाले में गिवन है अपन को स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज। ये तो बॉन्डिंग में भी किया हुआ है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन है डबल बॉन्ड NH, सल्फर पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये 1 है। इधर दूसरा है, इधर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और उसके बाद सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, ये 2 है अपना। और उसके बाद 3 में गिवन है नाइट्रोजन NH पे नेगेटिव चार्ज ना, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और सल्फर से डबल बॉन्ड बस। ठीक है, ये 3 है। तो स्टेबिलिटी लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज on electronegative atom is more stable when we compare atom of same period. But if we compare atom of different period, then negative charge on atom of higher period is more stable because of more distribution of negative charge of charge on surface. ये है भाई। तो ऑक्सीजन माइनस और सल्फर माइनस है, तो इस पे ज्यादा स्टेबल होगा। Stability of negative charge, that is so we got that. तो थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला पूछो ही नहीं, थर्ड वाला बाद में बताऊंगा। तो अपन क्या करेंगे कि भाई जिस पे अब यहाँ पर तो सल्फर पे और सल्फर पे चार्ज है, जबकि यहाँ पर सेकेंड ग्रुप वालों पे चार्ज है और या तो थर्ड ग्रुप वाले पे, मतलब 1 and 2 is more stable than 3। और अमंग 1 and 2 देखेंगे तो इधर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अगर चेक करेंगे तो नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही पीरियड से है, तो फिर ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है। तो 1 greater than 2 greater than 3 है। 3 सबसे कम स्टेबल क्यों? क्योंकि ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का था सल्फर। और हायर पीरियड वाले पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू लोअर पीरियड। थर्ड वाले में पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैटायन। अब तुम लोग ना बीच बीच में, जब मैं पहले नहीं लिखते तुम लोग जल्दी से कि क्या बताना है क्या नहीं बताना, इतनी कहानी क्यों लिखता मैं फिर? कह रहा फोर्थ नहीं थर्ड है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। देख ले भाई क्या चाहिए इसमें, अपन को चाहिए ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी 2 का होगा, क्योंकि उसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। सो 2 का पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा। अब 1 और 3 को कंपेयर करते हैं, तो 1 और 3 में तो पॉजिटिव चार्जेस हैं और ऑक्टेट सभी एटम के कंप्लीट है 1 और 3 में।
तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे होगा? 3 पे। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी 1 कम स्टेबल है 3 से, इसकी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ये हो गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर है बिकॉज स्टेबिलिटी ऑर्डर। उसका उल्टा होगा ना, ये स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ वाले में अपन को गिवन है, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ये। स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं इसे, स्क्वायरिक एसिड होता है ये। तो ठीक है ना, ये तो एरोमेटिक स्टेबलाइज भी है और सारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इसके इक्वल भी होंगे, है ना, क्योंकि इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं। इसको भी ऐसे कर सकते थे। तो इसके सारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इक्वल बॉन्ड लेंथ होंगे और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी इक्वल होंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी इक्वल होंगे और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ भी सेम होंगे। इट्स एरोमेटिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 9। 9th वाले में अपन से पूछा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसी। ठीक है ना, सीसी बॉन्ड लेंथ चाहिए अपन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये देख, ये तो डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन होगा तो डीलोकलाइज होंगे, तो इनमें बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। ये 1 ले रखा है अपने, इसको 2 लेते हैं। अब अगर इन दोनों में बात करूं ना, तो इसमें बॉन्ड लेंथ सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ेगा, तो अपन कहेंगे रेजोनेंस से तो डीलोकलाइजेशन होता है। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा इससे, मतलब इसमें छोटा बॉन्ड लेंथ है इससे। क्या बताना है अपन को? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अभी इन दोनों में बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ा तो 1 का होगा 2 से। ये तो अपन को पता चल गया। अब 3 की बात करते हैं, इसमें 3 को भी इंक्लूड कर देते हैं। 3 में तो बेंजीन है, इसमें तो 3 बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा, ये तो और भी ज्यादा बड़ा होगा। तो 3 वाला तो और भी बड़ा होगा क्योंकि 3 बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है ना इसमें तो। ठीक है भाई। अब देखते हैं 4th वाला। 4th वाले में तो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है और वो भी सिर्फ 4, 2 अल्फा इधर है और 2 अल्फा इधर है। इसमें तो बहुत सारे अल्फा थे, 3 अल्फा इधर, 3 अल्फा इधर। इधर ज्यादा, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, तो ये सबसे छोटा होगा। Add the conjugation, more is the more the conjugation, more is the bond length. उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देख भाई, 10th में अपन को 2 रिंग्स गिवन है ऐसे। This ring is aromatic stabilized. So these bonds are in resonance but not aromatic stabilized. ये वाला कॉन्जुगेशन तो इधर होगा ना,
तो ये एरोमेटिक स्टेबलाइज है, ये थोड़ी एरोमेटिक स्टेबलाइज होगा। ओवरऑल अगर ये एरोमेटिक स्टेबलाइज है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल एरोमेटिक स्टेबल होगा। सो अगर इसमें एरोमेटिक स्टेबिलिटी नहीं है और इसमें है तो फिर बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होंगे। तो बॉन्ड लेंथ में क्या करें फिर? तो अपन कहेंगे देखो भाई, नैप्थलीन में जो नंबरिंग होता है, अब नंबरिंग तो अपन तो ही रखा है वहां पर, तो अपन कर देते हैं। ऐसे होता है ना? तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो आपने डबल बॉन्ड दे रखा है और यहाँ पर आपने सिंगल बॉन्ड टाइप दे रखा है। तो C1 C2 इज ग्रेटर देन C2 C3, ये तो दिख ही रहा है अपन को। C2 C3 और सारे equal- पीछे बी आंसर दिया हुआ है। पीछे क्या दिया हुआ है? पीछे C1 C2 इज शॉर्टर देन C2 C3। तो फिर ये गलत बनाया उन्होंने, फिर यहाँ डबल बॉन्ड लिखना चाहिए उनको, तो बनेगा। तो वो शॉर्टर तभी बनेगा जब इधर लिखेंगे अपन। तो C1 C2 इज ग्रेटर देन C2 C3। तो ये गलत बनाया उन्होंने, यहाँ डबल बॉन्ड बनाना चाहिए जैसे अपन ने यहाँ पर बनाया। अपन ने जो बनाया वो ऐसे बनाना चाहिए था उनका, अब सही होता, ये हो जाता फिर। तो C1 C2 इज शॉर्टर देन बोल रही हूँ। वैसे वो डबल बॉन्ड को फिक्स नहीं करते तो ज्यादा अच्छा होता है, ऐसे रोटेट कर देते तो ज्यादा अच्छा होता है। चलो अपन वैसे ही एज्यूम कर लेते हैं। इसको फिर अपन ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। ये जो बॉन्ड होता है ना इधर 1 2 3 4 और 5 और नंबरिंग कर रहा हूं, ये और ये एक ही नंबरिंग है। नंबरिंग हमेशा यहां से ही शुरू होता है, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी शुरू कर लो। इन दोनों एटम के साइड वाले कार्बन एटम से ही नंबरिंग शुरू होता है। अब इसमें अपन कहेंगे सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होता है 19। इनमें सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होता है 19। उसके बाद होता है C2 C3, उसके बाद होता है C9 C10 और उसके बाद होता है C1 C2 सबसे छोटा होता है। और इसमें जो ये वाला बॉन्ड लेंथ है वही ये वाला बॉन्ड लेंथ भी होगा, वही ये वाला भी होगा, वही ये वाला भी होगा। मतलब C1 C2 is equal to C3 C4 is equal to C6 C5 C6 is equal to C7 C8. Similarly, we'll write that C19 is equal to C89 is equal to C410 is equal to C510. मतलब ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला बड़ा होता है। We can write like this. Like that we can write. तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ ये वाला होता है, उससे छोटा ये वाला होता है, उससे छोटा ये वाला होता है, सबसे छोटा ये वाला होता है। तब उन्होंने बनाने के अलग दिखाया, वो बनाने का तरीका उनका गलत था, इसलिए अपन उनके हिसाब से बता रहे थे। सो वी गेट दैट। अब इसके हिसाब से तो मैंने सारे ही बता दिए, तो उनके हिसाब से जो लिखे हुए ना
वो अपन ऐसे बना लो, सबसे इसको ऐसे बनाने की जगह ऐसे बनाते हैं। कहीं कोई दो बार डबल बॉन्ड मतलब कहाँ पर है दो बार डबल, कहीं कोई दो बार डबल बॉन्ड नहीं है। ये सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, लीस्ट और लॉन्गेस्ट। जैसे यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट है और ये शॉर्टेस्ट है, ऐसे बनाएंगे। दैट इज, अब 13 वाला देख लेते हैं। सारी बॉन्ड लेंथ लिख दी मैंने। 13 वाला क्वेश्चन यही तो है, लिखा तो ये वाला। 13 वाले में उन्होंने ऐसे पूछा है अपन से। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता तो जैसे बना हुआ है वैसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसे बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड एंथ्रासीन। थर्ड वाले में वी आर गिवन लाइक दिस। फोर्थ वाले में वी आर गिवन लाइक दिस। फर्स्ट और फोर्थ तो एक ही जैसा है, फर्स्ट और फोर्थ तो एक जैसा है। इसमें ये वाला रिंग एरोमेटिक है, इसमें भी ये वाला रिंग एरोमेटिक है, इसमें ये वाला रिंग एरोमेटिक है, इसमें भी ये वाला रिंग एरोमेटिक है। थर्ड वाले में, सेकंड वाले में तो ये वाला रिंग एरोमेटिक है। इधर डबल बॉन्ड का पोजीशन देख के अपन बता सकते हैं, ये वाला रिंग एरोमेटिक है, इसमें ये वाला रिंग एरोमेटिक है, इसमें ये वाला रिंग एरोमेटिक है। अभी अगर अपन चेक करेंगे ना, इस वाले में चेक करें तो ये वाला डबल बॉन्ड मतलब इसमें सिर्फ ये रिंग एरोमेटिक हो सकता है, इसमें ये रिंग एरोमेटिक हो सकता है, और जरूरत पड़ेगा तो अपन इस डबल बॉन्ड को इस तरफ बना के भी एरोमेटिक बना सकते हैं। ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी। अगर इधर होगा तो ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगा, उधर होगा तो ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब इसमें एरोमेटिसिटी के चांसेस ज्यादा है, तो 2 का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा 1 से। ये 3 है, ये 4 है। इसमें ये रिंग एरोमेटिक है, इधर होगा तो ये बन जाएगा, इधर होगा तो ये बन जाएगा। मतलब इसमें तो इसके जैसे ही है, मतलब 2 विल बी इक्वल टू 3। और इसमें बॉन्ड यहां नहीं है, मतलब सिर्फ यही हो सकता है एरोमेटिक, इस तरफ नहीं आ सकता है, क्योंकि इधर बनाया ना आपने डबल बॉन्ड, इधर इधर। अगर इन दोनों के बीच में होता ना, जैसे इसमें है, तो अपन बोलते हैं कि भाई इधर भी कंसिडर कर सकता हूं, इधर भी कंसिडर कर सकता हूं। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी 4 से। तो 1 और 4 में कोई डिफरेंस नहीं है, इसके अपन 1 और 4 को एक जैसे बना देते हैं। 1 में भी एक ही रिंग एरोमेटिक है, दूसरा नहीं हो सकता। इसमें भी एक ही रिंग एरोमेटिक है, दूसरा नहीं हो सकता। तो अपन बता सकते हैं दिस विल बी द आंसर। फोर्टींथ में अपन से पूछा है लार्जेस्ट सीएन बॉन्ड लेंथ पूछा है अपन से। ठीक है, तो अपन कंपेयर करते हैं और बताते हैं लार्जेस्ट सीएन बॉन्ड लेंथ किसमें होगा। लार्जेस्ट सीएन बॉन्ड लेंथ, लार्जेस्ट सीएन बॉन्ड लेंथ
अभी कंपाउंड अपन को जो गिवन है ना वो ऐसे गिवन है। ये तो ट्रिपल बॉन्ड है CN, तो ये तो सबसे कम होगा। ये X गिवन है, ये Y गिवन है, और ये U गिवन है, ये Z गिवन है, और ये W गिवन है। और W तो प्योर सिंगल बॉन्ड है ना, ये तो कॉन्जुगेशन भी नहीं है। सो आंसर इज W। किलो हो गया, आंसर इज W फॉर 14th, क्योंकि ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड है। बाकी सब में तो इधर भी कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड अटैच्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है, इधर डबल बॉन्ड अटैच्ड है, इधर भी कॉन्जुगेशन है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, वो तो प्योर सिंगल बॉन्ड है। 15th में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है। अपन को पता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो ऑप्शन 1 में डबल बॉन्ड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। 2, 3, 4 में देयर इज नो रेजोनेंस। 2, 3, 4 there is hyper conjugation. तो 2 में हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3 + 3 + 2 6 1 राइट ना, 3 + 3 6 + 2 8 + 9 9 अल्फा। 3 में देयर इज 3 अल्फा 4 अल्फा, और 1 में 4th में देयर इज 2 अल्फा। सो स्टेबिलिटी इज सबसे ज्यादा स्टेबल 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और फिर 4 होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको पता है क्या करना है, इसका रिवर्स ऑर्डर लिख लेंगे। That is heat of hydrogenation. क्वेश्चन नंबर 18 भी पूछा था। 18th वाले में कहा है अपन से, एक कंपाउंड है, द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन। हाँ, तो उसमें क्या है भाई, इस पे लोन पेयर है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो डीलोकलाइजेशन करो ना, इधर डीलोकलाइज करोगे तो 2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और 2 से डीलोकलाइज करोगे तो 4 पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सो C2 पे C2 एंड C4 विल हैव नेगेटिव चार्ज ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, तो उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, सो हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हो गया। अब क्या था, फिर 22 एंड 20 22 ये अपन इसलिए 20 वाले से नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, अभी इतना ही रहने देते हैं ना, क्योंकि वो सब थर्मो का होमवर्क कल डिस्कस करेंगे। अभी अपन ऐसे कर लेते हैं, थर्मो का होमवर्क रख लेते हैं। थर्मो से विल हैव फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ अपन ने काफी कर चुके हैं, सेकंड लॉ एक्सरसाइज 1 कंप्लीट एंड थर्मोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, ये आपका होमवर्क है।
एक्सरसाइज सर कल तो प्री ब्लॉक ना, कल सुबह तक होएगा ही इतना। वो अपन चेक करेंगे, जो बोलेंगे सुबह मतलब सब लोग उसी के हिसाब से कर लेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली 99% तो Okay, पी sir. ब्लॉक ही करूंगा, ठीक है ना, बट अपन पी ब्लॉक ही करने के मूड में हूं मैं, ठीक है, चलो ठीक है, बाय सर। बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। सर इसको Okay. सेव करके सर भेज देना। ठीक है सेव कर लिया मैंने।